एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो कल हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट, हेडलाइट और दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण, इसका उपयोग हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, जैसे ये हमारे पास एक टार्च है, तो इसमें अवतल दर्पण कहाँ पर लगा हुआ है। हम इसको खोलते हैं तो इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो हमारे टार्च में बगल में लगा हुआ है, यही हमारा अवतल दर्पण है। क्योंकि जब इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जो किरणें सीधी निकलती हैं वो तो सीधी ही जाती हैं, जो तिरछी निकलती हैं, जो किरणें तिरछी निकलती हैं वो इस अवतल दर्पण पर टकरा कर उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इससे टार्च सीधी प्रकाश को दूरी तक दिखाता है। इसीलिए इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिबिंब देखकर दर्पणों की पहचान करना। प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंब देखकर दर्पण की पहचान हम कैसे करते हैं। हम दर्पण को लेते हैं, सभी दर्पण हमारे सामने रखे हुए हैं। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। हमारे सामने 3 दर्पण रखा हुआ है। अब हम इसकी पहचान देख करके कैसे करेंगे, बिना इसको टच किए। तो हम एक प्रतिबिंब लेते हैं, वस्तु। ये हमारे पास एक वस्तु है। तो हम इसको बारी बारी से सभी दर्पणों के समीप लाते हैं, सभी दर्पणों के समीप लाते हैं। यदि उसके प्रतिबिंब में, यदि वस्तु के प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है। और जब हम वस्तु को समीप लाते हैं, वस्तु को समीप लाते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, तो वह हमारा अवतल दर्पण होता है। और फिर हम वस्तु को अगर समीप लाते हैं, यदि बड़ा नहीं होता है, यदि प्रतिबिंब बड़ा नहीं होता है, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, जैसे जैसे हम दर्पण के पास लाते हैं वस्तु को, तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, तो हमें पता चलता है कि वह उत्तल दर्पण है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समतल दर्पण, जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है तो अवतल दर्पण, और जब छोटा होता जाता है तो उत्तल दर्पण होता है। तो हमारा आगे है चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी है ये, जैसे हमारा कोई दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, और इस पर हम एक ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक, इधर की सभी दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और लेंस के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। लेंस नहीं, ये हमारा
दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, इधर भी धनात्मक इधर भी धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर बनता है, और वस्तु इधर रखी जाती है, वस्तु इधर रखी जाती है। इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक, और इस प्रतिबिंब इधर ऊपर बनता है, तो लेंस के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। यही चिन्ह परिपाटी है। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यहाँ से सभी दूरियां, वस्तु की भी दूरी, प्रतिबिंब की भी दूरी, यहाँ से लेंस के दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। और वस्तु को सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है, वस्तु को सदैव दाईं तरफ इधर दर्पण के सामने रखा जाता है। वस्तु को सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है। ये हो गया है ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक। और आगे है हमारा दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण का एक सूत्र है, फार्मूला, जिस पर सवालें लगती हैं, तो वो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये जहां f है, ये है फोकस दूरी, f फोकस दूरी है, और u वस्तु की दूरी है। कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, ये u वस्तु की दूरी है, और v प्रतिबिंब की दूरी है। जहां पर f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई।
कितनी बड़ी प्रतिबिंब है और कितनी बड़ी वस्तु है, उसकी लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को यम से लिखते हैं। आवर्धन आवर्धन को यम से लिखते हैं। यम बराबर वी बाई यू या फिर आई बाई ओ, किसी से भी लिख सकते हैं, या फिर एच डैश अपान एच कुछ भी लिखते हैं। ये आवर्धन जो है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो आगे का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे हो गया वायु, और दूसरा माध्यम जैसे कांच या फिर जल, कुछ भी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि वायु से या फिर जल में जाए या कांच में जाए या कांच से जल में जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यहां पर हमारी हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर जब वायु से जल में जाएगा या जल से कांच में जाएगा या फिर कांच से कोई प्रकाश आ रहा है उसके ऊपर, या फिर कांच रास्ते में रख देते हैं, तो यह वायु से कांच में जाता है, फिर कांच से पुनः वायु में प्रवेश करता है, तो उसके मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में थोड़ा बहुत विचलन हो जाता है, थोड़ा बहुत विचलन हो जाता है, प्रकाश अपने रास्ते को बदल देता है। तो उसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या बोला हमने कि जब प्रकाश चलता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी वायु से चलेगा तो कांच में जाएगा, फिर कांच से पुनः वायु में जाएगा, या फिर वायु से तालाब है कोई, उसमें जल भरा हुआ है, तो वायु से जब जल में जाएगा तो उसके मार्ग में थोड़ा बहुत विचलन हो जाएगा, वह अपने रास्ते से हट जाएगा। तो इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है।
तो इसी घटना को राइटिंग तो हम बहुत सुंदर लिखते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन। राइटिंग समझ में आ रही है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये वायु है, यहाँ से सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर कोई तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, तो प्रकाश इधर से ऐसे आ रही है, तो जब जल में जाएगी तो वह अपना मार्ग बदल देगी, चाहे इधर चली जाए चाहे इधर चली जाए। ये अभिलंब हमारा खींचा हुआ है, तो प्रकाश जब जाएगी तो अपना मार्ग बदल देगी। फिर फिर जल से वायु में जाएगी तो फिर उसका मार्ग उसके मार्ग से बदल जाएगा। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो पहले हम इसमें अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम तो हम लेंसों में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहाँ पर हमारा एक हेडिंग है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। कांच के जब लेंस आएगा तो उसमें मिलेगा अपवर्तन के नियम। यहाँ पर हमारा है कांच के स्लैब, एक आयताकार स्लैब है। स्लैब से अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। जब हम प्रकाश के मार्ग में कोई आयताकार कांच रख देते हैं, ये कोई आयताकार कांच है और इधर से प्रकाश आ रहा है, ये हमारे सूर्य भगवान हैं, ये स्माइल कर रहे हुए हैं, ये हमारे सूर्य भगवान हैं। इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है। तो हम देखेंगे कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, वायु से कांच में ये प्रकाश आ रहा है, तो हम इसके मार्ग में एक आयताकार कांच रख देंगे, तो देखेंगे कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है, और जब कांच से पुनः वायु में जाता है, हवा में जाता है, तो उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो जब ये हमारा वायु है, वायु विरल माध्यम है, इसमें धूल कण जो हैं, वायु के कण बहुत दूर रहते हैं और कांच के कण पास पास रहते हैं, और ये ठोस रहता है। ये हमारा जिसमें कण दूर दूर रहेंगे वो विरल हो जाएगा, विरल माध्यम। ये विरल है, विरल मतलब सरल, जिसके कण दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे को बहुत कम स्पर्श करेंगे। और ये सघन मतलब गहन, बहुत ही कठोर रहेंगे, सघन। जब प्रकाश एक माध्यम, ये माध्यम एक है विरल माध्यम, माध्यम दो सघन माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके मार्ग में विचलन हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये अभिलंब है और प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, और ये प्रकाश इधर आ रहा है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है। और फिर पुनः जब प्रकाश कांच की सतह के बाहर निकलेगा, ये यहाँ पर आ गया है। अब जब पुनः
जब पुनः कांच से वायु में जाएगा, कांच से वायु में जाएगा तो इसको, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, तो इसको इधर जाना चाहिए। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। यह है कांच के आयताकार स्लैब द्वारा अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ये विरल है, इसके कण दूर दूर हैं और ये सघन है कांच। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ। इधर जा रहा था तो इधर हो गया, नीचे अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। जब पुनः कांच से विरल माध्यम में जाएगा, यहाँ पर फिर विरल माध्यम आ गया है, विरल माध्यम में जाएगा तो पुनः अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको इधर आना चाहिए लेकिन उधर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, आयताकार कांच है हमारा, आयताकार कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो ये विरल है, ये विरल है और ये सघन है, तो कांच सघन माध्यम होने के कारण उसमें प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। क्या लिखे हम? जब प्रकाश वायु से आयताकार कांच में प्रवेश करता है तो कांच, कांच सघन माध्यम होने के कारण कांच के सघन माध्यम, यानी कांच सघन माध्यम है, इसीलिए कांच के सघन माध्यम होने के कारण प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और पुनः जब कांच से वायु में प्रवेश करेगा, जब कांच से बाहर निकलेगा, कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो वायु के विरल माध्यम होने के कारण प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा। बस यही है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम, ये हमारा वायु है और ये कांच है, चाहे इसको विरल बोलें चाहे सघन। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो कांच सघन है, इसीलिए वह प्रकाश का इधर अभिलंब की तरफ विचलन कर देगा, प्रकाश का अभिलंब की तरफ विचलन करेगा। और पुनः जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यही पूरा कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन हो गया।
अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जो हमें बताती है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, अर्थात किस माध्यम से कितनी गुनी है। अपवर्तनांक अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताती है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताती है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, कितनी है। वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमारे पास दो माध्यम है, N2 1। तो हम दूसरे माध्यम का, माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम, जैसे माध्यम 1 है, माध्यम 2, हमारे पास दो माध्यम है, चाहे ये कुछ भी हो, चाहे वायु हो, जल हो, कांच हो, ये भी चाहे जो हो, दो माध्यम है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो 2 1 से लिखते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष रहता है उसे बाद में लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक उसे पहले। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसमें माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक, ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी जिसका अपवर्तनांक है उसे पहले लिखेंगे और जिसके सापेक्ष है उसे बाद में।
और हमें अपवर्तनांक यह बताता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक उल्टा पढ़ेंगे। पहले अपवर्तनांक है, फिर माध्यम 1 है, फिर माध्यम 2 है। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यहाँ पर था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक था sin I/sin R। अपवर्तनांक ये लेंस में होता है शायद, ये साइन आई है आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को ही ये अपवर्तनांक एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आगे है हमारा गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लेंस क्या है। लेंस जब हम लोग बचपन में ज्योमेट्री खरीदते थे तो उसमें एक छोटा सा लेंस रहता था जिसमें एक ऐसे इसी आकार का एक लेंस रहता था। तो उससे हम लोग कागज को जलाते थे। जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती थी तो वह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता था। प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता था। ये लेंस है हमारे बचपन का लेंस। तो जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती थी तो वो एक जगह सभी प्रकाश को एकत्रित कर देती थी जिससे कागज जलने लगता था। तो आपने कभी स्पर्श किया है कि वो कैसा लेंस है। जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा, ऐसे लगेगा तो हमारा उत्तल लेंस होता था। उत्तल लेंस आप लोग चश्मे पहनते हैं तो उसमें भी हमारा कोई लेंस लगा होता है। लेंस क्या होता है? दो पारदर्शी माध्यम। ये पारदर्शी माध्यम होता है। दर्पण हमारा एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है और एक तरफ चिकना होता है। लेंस क्या होता है कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे। पारदर्शी तो होगा जिसमें दो या तो वक्र पृष्ठ होंगे जिसके दोनों पृष्ठ या तो वक्रित होंगे और या फिर एक पृष्ठ वक्र और दूसरा समतल, तो उसे हम लेंस बोलेंगे।
जिसका एक पृष्ठ गोली अथवा दूसरा समतल। एक पृष्ठ का गोली होना अनिवार्य है। लेंस, हेडिंग डालेंगे लेंस क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठ होने चाहिए। लेंस में दो पृष्ठ होने चाहिए और जिसका एक पृष्ठ गोली हो अथवा दूसरा, जिसका एक पृष्ठ गोली अथवा दोनों पृष्ठ गोली, या फिर एक पृष्ठ गोली दूसरा समतल या दोनों पृष्ठ गोली होने चाहिए। लेंस दो पृष्ठ, जिसमें दो पृष्ठ होना चाहिए, दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके, उसे पारदर्शी बोलते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसका एक पृष्ठ गोली अथवा दूसरा समतल, जिसका एक पृष्ठ गोली अथवा दूसरा समतल होना चाहिए। या फिर जिसका एक पृष्ठ गोली हो ऐसे और दूसरा पृष्ठ समतल हो। ये समतल हो गया और ये गोली हो गया, ये समतल हो गया और ये गोली हो गया। जिसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोली, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ गोली अथवा दोनों पृष्ठ गोली होने चाहिए। या फिर दोनों पृष्ठ गोली हों। लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। हमने जो बचपन में एक लेंस का उपयोग किया था वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा था, एक जगह एकत्रित कर रहा था, तो उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। ये लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक जगह एकत्रित कर दे उसे बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी लेंस। और जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, प्रकाश की किरणों को फैला दे, उसे बोलेंगे अपसारी लेंस। ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहा है, यानी एक जगह एकत्रित कर रहा है, और ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, तो उसे बोलेंगे अपसारी। अपसरित करना, अपसरित करना यानी फैलाना, तो उसे बोलेंगे अपसारी लेंस। जो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करे उसे अभिसारी बोलेंगे। तो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। लेंस यहाँ पर हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस।